हेलो बच्चों, हाउ आर यू? सब बढ़िया है ना? मैं समीम शेख। 11th की फिजिक्स चल रही है हमारी। चैप्टर नंबर 1, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें मैं एक प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूं, फोर्स। कौन सा टॉपिक है आज? आज चलेगा फोर्स, बल। फोर्स, FORC। बच्चों, फोर्स के बारे में सब लोग जानते होंगे। व्हाट इज फोर्स? बल क्या है? बता सकते हैं आप लोग? जानते सब लोग होंगे, लेकिन आपसे डिफाइन करने के लिए जब कह दिया जाता है किसी चीज को डिफाइन करो, तो आप लोग घबरा जाते हो। कभी घबराते नहीं हैं। जो कुछ उसके बारे में जानते हो उसको अपने मुंह से निकालो, उसका एक्सप्लेन करो। फोर्स क्या है? ये बोर्ड देख रहे हैं, रखा हुआ है। अगर इसको मैं यहां से धक्का दे दूं तो खिसक जाएगा। ठीक है? कोई पहिया अगर लुढ़कते हुए आ रहा है, मैं उसे ऐसे रोकना चाहूं तो मैं रोक लूंगा, है ना? तो यही तो फोर्स है। किसी रखी हुई वस्तु में गति प्रदान कर देना या गतिमान वस्तु को क्या कर देना, रोक देना, ये क्या है? फोर्स है। किसी बॉडी में क्या है, विरामावस्था में अगर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, गतिमान कर सकते हैं। अगर वो रेस्ट में है तो उसको मूव करा सकते हैं। अगर कोई मूव करती हुई ये चीज आ रही है तो उसे क्या कर सकते हैं, रेस्ट में करा सकते हैं। ठीक है? और जैसे कोई चीज रखी हुई है, उसकी उसमें एक्सटेंशन या एक्सपेंशन कर सकते हैं फोर्स के द्वारा। जैसे स्प्रिंग है, उसको खींच लिया तो बढ़ गई। रबर है, उसको पकड़ खींच लिया तो बढ़ गई। स्प्रिंग को पकड़ के दबा दिया तो क्या हो गई, सिकुड़ गई, कंप्रेस हो गई। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को अनुभव कर सकते हैं, फोर्स के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। तो फोर्स का काम क्या होता है, किसी रुकी हुई वस्तु या गतिमान वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। फोर्स काम क्या होता है, परिवर्तन कर सकता है। अब ज्यादातर हम लोग अपने जीवन में, डेली लाइफ में फोर्सेस जो देखते हैं वो कौन कौन से देखते हैं? ठीक है? अगर मैंने अपनी बाइसेप्स ऐसे फुला दिया, ये कौन सा फोर्सेस हो गया? ठीक है? किसी चीज को मैंने प्रेस कर दिया, किसी चीज को ऐसे उठा दिया, या किसी चीज को पकड़ खींच लिया, तो ये किसके द्वारा फोर्स लगेगा? ये बाइसेप्स के द्वारा। इसको मास्कुलर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्कुलर फोर्स। हिंदी में बोलते हैं पेशी बल। लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे पकड़ के खींचना या ऐसे पकड़ के ताड़ना, ये सब कौन सा हो जाएगा, मास्कुलर फोर्स हो जाएगा। इसके अलावा और भी चीज देखते होंगे, आप छत में खड़े हो जाते हैं, कोई चीज छोड़ देते हैं, जमीन में गिर जाती है ना? या फिर क्या होता है, आपने देखा होगा कि सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? सारे ग्रह घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं हमारे। ठीक है? तो ये किस फोर्सेस की वजह से घूमते हैं? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। आगे पूरा विस्तार में मैं पढ़ाऊंगा सब सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। तो ये चीजें हम देखते हैं, तो किस फोर्स की वजह से? इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। पढ़ा होगा अपने हाई स्कूल में, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिला होगा आपको। गुरुत्वाकर्षण बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही क्या है, पृथ्वी है जैसे ग्रह है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है ना? और उपग्रह हमारे पास क्या होता है, चंद्रमा। नेचुरल सैटेलाइट्स है हमारा, उपग्रह है। तो चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो किस फोर्सेस की वजह से घूमते हैं? ये फोर्सेस होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है ना? ये दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलते हैं, मास्कुलर फोर्सेस मिलते हैं। और क्या होता है, जब हम जमीन पर चलते हैं या गाड़ी को चलाते हैं, तो जिधर हम लोग चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल जिसको बोलते हैं। अगर घर्षण बल ना हो तो हमारा बैलेंस ही नहीं कर पाएगा, हम जमीन में चल ही नहीं सकते हैं, हम तो क्या हो जाएंगे, फिसल गिर जाएंगे। तो ये फ्रिक्शन फोर्स होता है। ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, घर्षण बल जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है, बोलो, हमारे चलने के विपरीत दिशा में लगता है, हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाता है। अगर ये बल ना हो तो हम फिसल जाएंगे। कभी कभी चिकनी जगहों में जाते हैं तो चिकनी जगह में फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे हम फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। हमको जमीन से पर्याप्त मात्रा में फ्रिक्शन नहीं मिल पाता। जमीन और हमारे पैर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। इस प्रकार से हम घर्षण के बल के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। ये फोर्सेस हमारे इस तरीके के सवाल ढेर सारे हमारे डेली लाइफ में यूज आते हैं। अब हमारे पास आते हैं, तुमसे पूछा क्या जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि मूल बल बताइए कौन कौन से हैं। तो हमारे पास मूल बल जो है वो 4 है। कितने हैं? 4 फंडामेंटल फोर्स हैं। 4 फंडामेंटल
मेंटल फंडामेंटल फोर्सेस, FORC। कितने हैं? फंडामेंटल, मूल बल जिसको बोलते हैं, मूल बल हमारे पास कौन कौन से हैं? बोलो। 4 हैं। इसके अगर हम पार्ट करके आप दिखा दें तो पहला बल है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल, हम लेके चलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, ठीक है ना। इसकी इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वैद्युत चुंबकीय बल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये तो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर, फिर इसके बाद तीसरा नंबर। बोलो, तीसरा नंबर क्या होता है? प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। पढ़ा होगा ना, नाभिक वाला लगने वाला बल, नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। फिर दुर्बल नाभिकीय बल होता है हमारे पास, दुर्बल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं जाकर के स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। और ये क्या होता है? बोलिए, वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स होता है। वीकेस्ट नहीं कहेंगे, इसको वीक कहेंगे, क्योंकि वीकेस्ट हमारे पास सबसे ज्यादा इस फोर्स, जितने चारों बल दिख रहे हैं, इन चारों बल में सबसे कम जोर कौन होता है? गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर होता है। अगर मैं कंपेयर करके देखेंगे भी तो सबसे आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? प्रबल नाभिकीय बल, इसका नाम ही है न्यूक्लियर फोर्स। और इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरे नंबर पे आता है दुर्बल नाभिकीय बल, और उससे छोटा आता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, अब तुम कहोगे, चलिए इसके बारे में एक एक चीजें उठा के देखते हैं। हम तो हमने बताया फंडामेंटल, याद रखना आप लोग, फंडामेंटल कौन कौन से हैं? गुरुत्वाकर्षण बल है, दूसरा कौन सा है आपके पास? विद्युत चुंबकीय बल है, तीसरा कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल है, और चौथा कौन सा है? दुर्बल नाभिकीय बल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर फर्स्ट में गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल इंग्लिश से बोलते हैं ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जानते हैं कि इसके बिना कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए। और अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? अगर मान लीजिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी को क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए घूमने के लिए। क्या के लिए? वृत्त के पथ पर घूमने के लिए। अगर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा, अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा, तो वो नहीं घूम पाएगी। तुम सोचोगे सर अभिकेंद्र बल क्या है, तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि पूरा चैप्टर ही है इसका। सर्कुलर मोशन का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा गति का, तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो किसी भी वृत्त के पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए, और अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? वो मिलता है गुरुत्वाकर्षण बल से। जैसे ये पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है? चंद्रमा घूम रहा है। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, और ये आपके पास क्या है? चंद्रमा, मून है। तो अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है, तो क्या करेगा? मून को चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, कहे के लिए? सर्कुलर मोशन करने के लिए, वृत्त के पथ पर घूमने के लिए, समझ गए ना। तो मून को चाहिए पृथ्वी के द्वारा, तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उसको खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल से उसको खींचे रहती है, जिससे वो अपने पथ पर घूमता रहता है। इसी प्रकार से अगर हम सूर्य ले लेते हैं, सूर्य, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही होती है। अब जब पृथ्वी घूम रही होती है तुम्हारी, तो पृथ्वी को भी गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए, वो कहां से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा। तो इस तरीके से ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास होता है। तो बच्चों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो खोजा गया है, ये ओनली अट्रैक्टिव होता है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, कैपलर्स के रूल पढ़ाऊंगा, फिर न्यूटन ने कैपलर के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले हैं। तो ये बताया गया है कि ये जरूरी नहीं है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगता है, ये दो पार्टिकल के बीच में भी लगता है, दो कणों के बीच में, दो पिंडों के बीच में भी कार्य करता है। ठीक है, और इसका नेचर क्या होता है? अट्रैक्टिव। आप देखा होगा पृथ्वी के अंदर प्रत्येक वस्तु जो भी होती है उसमें केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्टिव बल होता है, फोर्स होता है ना।
उसमें रिपल्सिव नहीं होता, क्योंकि चार्ज हमारे पास होते हैं, आवेश होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश, तो उनके बीच में कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। ऋण ऋण के बीच में प्रतिकर्षण बल होगा, सेम चार्जेस हैं, है ना। धन धन के बीच में कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। वो इस चार्ज की बात है। लेकिन बिना चार्ज के अगर हम दो चीजें ले लेते हैं तो इनका नेचर क्या है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना। तो पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें रखी हैं, ईंटें रखे हैं, पत्थर रखे हैं, कुछ भी है, तो उन सब चीजों के बीच में, दो चीजों के बीच में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो अगर एक बॉडी हमने ये ले लिया और एक बॉडी ये ले ली, इसका मास कितना है, m1 है, और इसका मास कितना है, m2। मास मींस क्या होता है, द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, ठीक है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, तो इनके बीच में जो फोर्स अप्लाइड होगा वो अट्रैक्टिव होगा। ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी और ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी, अर्थात इनके बीच में ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होगा, केवल आकर्षण बल होगा। तो ये आकर्षण बल जो होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। गुरुत्वाकर्षण में का एक नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो उस नियम में क्या बताया है कि किस तरीके से फोर्स अप्लाइड होता है और किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो निष्कर्ष निकल करके आता है कि जो फोर्स है वो दोनों बॉडी के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती, F इज प्रोपोर्शनल m1 m2, और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। फिर दोबारा सुन लीजिएगा, ये दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है या लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका नेचर आकर्षण ही होता है। गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती, ये देखिए ऊपर लिखा है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये। और जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनल का निशान ये हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती का निशान, तो इसकी जगह कांस्टेंट वैल्यू आती है। कुछ लोग इसको के लिखते हैं, लेकिन कांस्टेंट जो होता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो कैपिटल जी आएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो कैपिटल जी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग m1 m2 बटे में r²। अब हम इसको कैपिटल जी को कह सकते हैं वेयर कैपिटल जी इक्वल टू क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर कहीं चले जाओ, ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये कैपिटल जी है। और कैपिटल जी और स्मॉल जी में काफी डिफरेंस होता है, आगे क्लासों में मैं वो आगे के चैप्टरों में क्लियर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल माने हमेशा वो नियत रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और स्मॉल जी होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है, वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो जमीन के लेयर पर अलग होगा, जमीन के लेयर से ऊपर जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, जमीन के अंदर घुस जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। तो वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और ये हमारे पास एक्सीलरेशन होता है वो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण उसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और ये क्या है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। अगर इसका यूनिट लिखना चाहेंगे हम लोग तो यहाँ से देखो लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, गोत्रीय गुणा, तो कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये द्रव्यमान बटे में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम किलोग्राम। तो यूनिट इसका बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अंडरस्टैंड। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, चाहे जमीन से आप ऊपर जाएं, चाहे नीचे जाएं, चाहे जमीन में घुस जाएं, कहीं पर भी रहेंगे तो ये कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसको हम लिखते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर इंग्लिश लिखोगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक बता दिया मैंने। और स्मॉल जी क्या होता है तुम्हारे पास, वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। त्वरण माने क्या होता है, जो वेग में वृद्धि करता है, ठीक है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन ये चेंज नहीं होती, कभी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरीके से हम लोग ये फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बारे में स्टडी कर लिया। अब और आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास फार्मूला निकाल दिया गया। मैंने बताया था फिजिक्स में क्या करते हैं, सबसे पहले नेचुरल चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके रिजल्ट निकालते हैं, और रिजल्ट निकालने के बाद क्या करते हैं,
साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, उसमें लॉजिक सेट करते हैं। लॉजिक यही सेट कर रहे हैं, देखो लॉजिक सेट करके एक फार्मूला बनाते हैं, और फार्मूला बनाने के बाद उसको सिस्टमैटिक ढंग से सेट कर देते हैं। इसी का नाम क्या होता है, इसी ज्ञान का नाम होता है फिजिक्स, इसी को बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं पहले क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए होंगे कि ये दो वस्तुओं को खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं। प्रयोग करने के बाद फिर धीरे से उसमें क्या किया होगा, उन्होंने रिजल्ट निकाले होंगे। कुछ रिजल्ट निकालने के बाद फिर उसमें अपना लॉजिक सेट किया होगा, कैसे फार्मूला बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए, फिर उसको सिस्टमैटिक ढंग से सेट कर दिया है। तो ये पूरा सेटिंग के बाद में हमारे पास क्या है, फिजिक्स का फार्मूला निकल आ गया। वो भी किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। इट्स ओके। चलिए कैपिटल जी के बारे में बता दिया, m1 m2 द्रव्यमान है और ये r स्क्वायर। इसको बेटा हम लोग कहते हैं कि ये जो फार्मूला है ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का कैसे पालन करता है, अगर g तो कांस्टेंट है ही है, m1 m2 भी कांस्टेंट मान ले, तो f इज प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर आ रहा है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रूल का फॉलो करता है। देखिए खुद ही आर के साथ क्या है, इसका व्युत्क्रमानुपाती संबंध, मतलब आर की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दोगे तो एफ की वैल्यू बहुत ज्यादा घट जाएगी। क्यों, स्क्वायर लगा हुआ है। आर स्क्वायर 2 रख दिया तो 4 गुना घट जाएगा ना, 4 गुना ये कम हो जाएगा। इसको दुगुना कर दिया तो 4 गुना कम हो गया, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो आर की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाई तो फोर्स बहुत देगी। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इसलिए व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ये बल हमारा अगर कोई कह दे व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, समझा लोगे कि दूरी बढ़ने के साथ घटेगा और दूरी घटने के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो सूर्य के चारों ओर जितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जो सूर्य के नजदीक होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा, बड़ा होगा। और जितना दूर ग्रह से सूर्य से जो दूरी वाले ग्रह होंगे उसमें फोर्स क्या होगा, कम। ओके, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। और क्या कहा गया इसके बारे में, ये क्या है बच्चा, बहुत वीकेस्ट फोर्स है, बहुत ही कमजोर बल है। कमजोर बल है, क्यों कमजोर बल है, क्योंकि आप देखते हो कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा है। जब दूरी बहुत ज्यादा होगी तो मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि F इज प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। आर की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो चूंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है इसलिए फोर्स क्या होता है, बहुत कमजोर होता है। और अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो F इक्वल टू में G m1 m2 बटे में r स्क्वायर कहोगे सर, ऐसा तो नहीं है, ये बहुत कमजोर बल नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल काफी स्ट्रांग होता है। तो मास की वजह से होता है, द्रव्यमान की वजह से, दूरी की वजह से तो कमजोर होता है। बाकी उनके द्रव्यमान, भाई पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, सूर्य का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, तो उनके द्रव्यमानों की वजह से ये फोर्स बड़ा हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस की वजह से क्या होगा, छोटा। पूरी बात क्लियर करके चलिएगा, ठीक है ना। डिस्टेंस की वजह से छोटा और द्रव्यमानों की वजह से वो बड़ा हो जाता है। तो ये हमारे पास दूसरे बलों की तुलना में क्या होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर बल होता है। अगली बात आती है कि ये बल हमारा संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा है, संरक्षी बल है, इसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल बेटा कौन से होते हैं, ऐसे बल होते हैं जो दो वस्तुओं के बीच लगने वाले ऐसे बल होते हैं जो उन दोनों वस्तुओं के बीच के पथ पर डिपेंड नहीं करते, रास्ते पर डिपेंड नहीं करते। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो रास्ता है इस पर ये फोर्स डिपेंड नहीं करता, मतलब कुल मिलाकर के ये फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। बीच में कोई भी माध्यम हो, पेड़ पड़ जाए, हवा पड़ जाए या और तमाम चीजें पड़ जाए, पहाड़ पड़ जाए, तो उस पर जो है फोर्स को इफेक्टिव आपका नहीं होता। तो ऐसे फोर्स जितने भी होंगे जो मीडियम पर, माध्यम पर डिपेंड नहीं करते, रास्ते पर डिपेंड नहीं करते हैं, उन फोर्सों को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जो फोर्स है ग्रेविटेशनल कैसा है, कंजर्वेटिव है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हमारे पास जो स्थिर विद्युत बल होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होगा वो भी माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वो भी कंजर्वेटिव है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, संरक्षी बल हो गया। संरक्षी बल के बाद में हमारे पास और आता है कि ये सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा बल होता है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स किसे बोलते हैं, केंद्रीय बल। तो केंद्रीय बल वो बल होते हैं जो दोनों द्रव्यमानों को मिलाने या दोनों, तो हमारे पास क्या है, सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करे। तो यहाँ फोर्स हमारे पास क्या था, ये वाली बॉडी इसको अपनी तरफ खींच रही थी, ये, और ये वाली बॉडी इसको अपनी तरफ खींच रही है।
तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इसी रेखा पे होगी ना। जो फोर्स F होगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो इसकी जो दिशा होगी दोनों पिंडों को मिलाने वाले रेखा की दिशा में है, अनुदिश है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फोर्स कैसा होगा, सेंट्रल फोर्स होगा, केंद्रीय बल होगा। तो ये सारी विशेषताएं मैंने नोट्स में आपको दे दिया है, इसको आप लोग स्टडी कर लीजिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्लियर तरीके से, ठीक है। ओके, अब अगला